2021 जब देश भर में कोविड-19 का डेल्टा वर्जन दस्तक दे चुका था, उससे ठीक पहले बाबा रामदेव ने बीजेपी के 2 प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी के संग कोरोनिल किट लॉन्च किया, जिसे कोविड-19 की पहले एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बताया गया। शुरुआत में तो इवेंट पोस्टर में यह दावा किया गया कि इसे WHO द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया गया है, पर इनके दावे एक ही झटके में टूट जाते हैं जब WHO ने ट्विटर पोस्ट में क्लेरिफाई किया कि उसने कोविड-19 के इलाज या फिर इसे रोकने के लिए किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को ना ही रिव्यू किया है और ना ही सर्टिफाई किया है। पर पतंजलि इस किट के लॉन्च होने के 4 महीने के भीतर ही ऑलरेडी 250 करोड़ रुपए की सेलिंग कर चुकी थी। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस बात पे हैरान था कि हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के सामने WHO सर्टिफिकेशंस की सरासर झूठी बातें की गई और उसने कहा कि देश को इस पर मिनिस्टर से क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। हालांकि कोरोनिल किट के लॉन्चिंग के समय मिनिस्टर्स का मौजूद होना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार बाबा रामदेव वो शख्स हैं जिनके काफी क्लोज रिलेशन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। जैसे कि जब बीजेपी सरकार की केंद्र की सत्ता में वापसी हुई, उसके अगले साल यानी साल 2015 में बाबा रामदेव को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। हालांकि ये साफ नहीं था कि योग गुरु को किससे खतरा था। साल 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हरिद्वार में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया था ताकि योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दिया सके। और आज के समय पतंजलि की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है और इससे कई फॉरेन कंपनीज द्वारा इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है। पतंजलि की वेबसाइट की माने तो जब 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से इसने यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, UAE और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में अपने मार्केट बेस बनाए हैं। भारत में ही इसके 47,000 से भी ज्यादा रिटेल काउंटर्स हैं और 18 राज्यों में वेयर हाउसेस हैं और इसके 6 और राज्यों में अपने फैक्ट्रीज की शुरुआत करने का प्लान है। तो इतने बड़े स्केल पर ऑपरेट करने वाली कंपनी की अपनी खुद की कुछ तो जिम्मेदारी बनते ही है। पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक के बाद एक चेतावनी देने के बावजूद वह लगातार खुद को इनोसेंट बताने की कोशिश करता रहा। पर यह गेस करना उतना ही मुश्किल नहीं है कि किसके बलबूते वो लगातार एक के बाद एक फॉल्स क्लेम करते रहे और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था, ना ही मीडिया और ना ही देश की सरकार। जैसे कि रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि एलोपैथी एक स्टूपिड और बैंकरप्ट साइंस है जो कि लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। रामदेव ने दावा किया कि कोई भी मॉडर्न मेडिसिन कोविड का इलाज ही नहीं कर सकती। इनके बयानों से नाराज IMA ने रामदेव को लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने और अपने स्टेटमेंट को वापस लेने की मांग की। इसमें तब के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन से योग गुरु के खिलाफ एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अंडर एक्शन लेने की अपील भी की गई थी। पर पतंजलि द्वारा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर न ही ये कोई पहला केस था और न ही कोई आखिरी। BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 के दिसंबर में पतंजलि ने स्टेट अथॉरिटीज से कोरोनिल के लाइसेंस को इम्यूनिटी बूस्टर से बदलकर कोविड-19 की मेडिसिन से बदलने का रिक्वेस्ट किया था। और तो कंपनी ने यह दावा भी किया कि उनके प्रोडक्ट्स को कोविड-19 के खिलाफ सपोर्टिंग मेजर्स के रूप में अप्रूवल भी मिल गई है। आयुष मिनिस्ट्री और स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अथॉरिटीज ने BBC को कंफर्म भी किया कि एक नया लाइसेंस इशू किया गया है। पर तब इस बात पर जोर दिया गया कि कोरोनिल कोविड-19 के इलाज के लिए नहीं है। डॉक्टर यश रावत, जो तब उत्तराखंड ट्रेडिशनल मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड ट्रेडिशनल स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि इस नई लाइसेंस का मतलब है कि कोरोनिल को जिंक, विटामिन C, मल्टीविटामिन या फिर किसी दूसरे सप्लीमेंटल मेडिसिन की तरह बेचा जा सकता है। हालांकि ये कोई इलाज के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में सेंटर ने बताया कि पतंजलि को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जब तक आयुष मिनिस्ट्री इस पूरे मामले को रिव्यू नहीं कर लेता है, तब तक वो कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना करे। इसमें यह भी कहा गया कि एक डिटेल इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस के बाद स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को बताया गया था कोरोनिल टैबलेट को केवल कोविड-19 में एक सपोर्टिंग मेजर्स के रूप में माना जा सकता है। फिर अगले साल 2022 के अगस्त में पतंजलि ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट छापा जिसकी टाइटल थी मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी। इस एड में यह दावा किया गया कि पतंजलि ड्रग्स ने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, लिवर, अर्थराइटिस और अस्थमा जैसे पेशेंट्स को ठीक कर दिया है। पतंजलि के इस दावे के खिलाफ एक बार फिर IMA एक पिटीशन फाइल करता है जिसमें उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन पर रामदेव की पिछली रिमार्क्स के साथ साथ आरोप लगाया कि पतंजलि द्वारा लगातार सिस्टमैटिक तरीके से बिना किसी रोक टोक के मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। द ड्रग्स एंड अदर मैजिकल रेमेडीज एक्ट, जो मैजिक गोलियों के दवाओं को रेगुलेट करता है, इसके अनुसार मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन
मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने पर फाइन के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। मार्च 2023 में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को ड्रग्स से जुड़ी अलग-अलग 53 मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की कंप्लेंट रिपोर्ट की गई और ये सब सारे के सारे एडवर्टीजमेंट्स पतंजलि से जुड़ा था। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को उन दावों के खिलाफ वार्न किया था जिसमें यह दावा किया गया था कि उनके प्रोडक्ट्स डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। पतंजलि के एडवोकेट ने कोर्ट को इस पर एश्योर किया कि आगे से किसी प्रकार का लॉस को वैलिड नहीं किया जाएगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट को लेकर। उन्होंने यह भी कहा कि अब किसी प्रकार के मेडिसिन की एफिशिएंसी का दावा करने वाला कोई भी कैजुअल स्टेटमेंट्स किसी भी रूप में मीडिया में अब से जारी नहीं किया जाएगा। पर इसके बावजूद रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में किए अपने वादे से मुकरने में देर नहीं लगी और इसी को हाईलाइट करने के लिए इसी साल 15 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक एनोनिमस लेटर मिलता है जिसमें पतंजलि द्वारा लगातार कोर्ट की वार्निंग देने के बावजूद मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स छापने की बात कही जाती है। आईएमए के वकील ने उस न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स को भी प्रेजेंट किया जो 21 नवंबर 2023 को कोर्ट द्वारा वार्निंग देने के बाद प्रिंट करवाई गई थी और साथ ही रामदेव और बालकृष्ण द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट भी कोर्ट के सामने रखा गया। शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने 21 नवंबर 2023 के ऑर्डर को वायलेट किया है और उसने कंपनी से इस पर अपना जवाब मांगा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार पर भी सवाल खड़े किए कि वो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। और 19 मार्च को जब इसकी अगली सुनवाई होती है तो कोर्ट ये रियलाइज करता है कि पतंजलि ने कंटेम्प्ट नोटिस का जवाब ही नहीं दिया है और फिर उसने रामदेव और बालकृष्ण को खुद कोर्ट में आने का आदेश दिया। इसके बाद 21 मार्च को पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण ने एक माफीनामा जारी किया। 2 अप्रैल को अपनी सुनवाई में कोर्ट ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स में प्रॉपर एफिडेविट नहीं फाइल करने के लिए रामदेव और बालकृष्ण को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से निश्चित रूप से लॉस को वैलिड किया है और वे आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तब जाकर कहीं रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट के सामने हाथ जोड़ लिए पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें इंश्योर करना चाहिए था कि वे जो वादे उन्होंने किए थे कोर्ट के सामने उन्हें पूरा करें, पर ऐसा नहीं हुआ और उनकी माफी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सकती। यह सिर्फ दिखावा है, इट्स मोर ऑफ अ लिप सर्विस। कोर्ट ने उनकी माफी को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें एक हफ्ते में एफिडेविट फाइल करने को कहा। फिर 23 अप्रैल को एक बार फिर से रामदेव और बालकृष्ण द्वारा माफीनामे पर सवाल खड़े करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स करते हैं तब वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं पर जब बात आती है माफीनामे की तब वो दिखाई भी नहीं देता। रामदेव और बालकृष्ण के एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने कोर्ट को बताया कि अपॉलॉजी को 67 न्यूज़पेपर में 10 लाख की लागत से पब्लिश की गई थी जिस पर कोर्ट ने कहा कि वे ऐड की एक्चुअल साइज देखना चाहते हैं जिसका मतलब यह नहीं कि उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ जाए। जिसके अगले दिन पतंजलि की ओर से एक अनकंडीशनल ऐड पब्लिश की जाती है जिस पर रामदेव और बालकृष्ण का नाम पब्लिश होता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।